हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों टीडीएस का कंटेंट आप बहुत अच्छे तरीके से, फर्स्ट क्लास तरीके से करते हुए चल रहे हैं। इसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आपका अगर रेज हो रहा है तो उसको भी साथ साथ आप क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ओके, अभी तक हमने टीडीएस की 2 क्लासेस जो कंप्लीट करी हैं। सैलरी से सफर हमने स्टार्ट किया था और डिविडेंड होते हुए, कॉन्ट्रैक्ट होते हुए हमने लास्ट क्लास में अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर वाइंड अप करा था। ठीक है, आज की इस थर्ड क्लास में हम टीडीएस के अपने कंटेंट को आगे बढ़ाने वाले हैं। 2 छोटे सेक्शंस हमारे, एक 194G 194H ये रह गए थे, इन दोनों को आज कवर करेंगे। और साथ ही जो 194I की 4 जो सीरीज है, इसमें बेसिकली 4 सेक्शन है, IA, IB, IC। ओके, इनको कंप्लीट करा जाएगा। तो ऑब्वियसली चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज यहां पर जो भी आपका कंटेंट, डाउट वगैरह रेज होता है साथ के साथ, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे और कंटेंट को पढ़ेंगे। हाँ, ऑब्वियसली एज यूजुअल जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएंगी। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, उस पर नंबर भी दिया गया है, वहां से आप कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फर्दर कंटेंट आपके टीडीएस के चैप्टर का। ओके, तो दोस्तों पहला सेक्शन जो आज हम इसमें करने जा रहे हैं आज की क्लास में, वो है हमारा 194G। और जैसा कि आप देख सकते हैं पीडीएफ में भी, यहां पर भी, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। ओके, लॉटरी के बारे में हम ऑलरेडी, लॉटरी की विनिंग्स के बारे में, विनिंग्स बाय लॉटरी के बारे में हम ऑलरेडी अपनी दूसरी क्लास में, मतलब इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। सर, विनिंग्स ऑन लॉटरी में हमने देखा था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका 30% का टीडीएस लगता है। इसको मैं और इलेबोरेट करूं तो लॉटरी की विनिंग्स पर जो टैक्स रेट है वो 30% है। तो जो एक स्पेशल रेट है वही टीडीएस का रेट है। उसके सारे लॉस, सारे प्रोविजन हमने 194 वाले सेक्शन में कवर कर लिए। ओके, 194B, ठीक है, बी एंड बी भी दोनों के दोनों हमने देखे थे कि जो बेट वाला है आपका, विनिंग वाला है, वो एक साथ हमने पढ़ा था। नाउ द कंटेंट इज, यहां पर मैं 194B में मैं बात करता हूं कि लॉटरी हमने खेली और मैंने उससे जीता और मेरे को टीडीएस कटवाना पड़ा। ओके, यहां पर है कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। देखो होता क्या है, लॉटरी आज के टाइम पे स्टेट वाइज जो है वो चलती है, कि स्टेट वाइज लॉटरी जो है लोगों को प्ले कराई जाती है। तो सारी स्टेट्स में नहीं है, दिल्ली में तो नहीं है, ठीक है, इसके अलावा यूपी में भी नहीं है, पंजाब में चलती है, महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश, इनमें से कुछ स्टेट है जहां पे लॉटरी आज भी चलती है। स्टेट वाइज ये आपका ऑपरेट करी जाती है। तो होता क्या है कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, वो बेसिकली टिकट्स निकालती है लॉटरी की। उसके बाद जो उनके बेसिकली आप एजेंट कह लीजिए या लॉटरी सेलर्स कह लीजिए, वो उन टिकट्स को बाय करते हैं। और फाइनली उसके बाद वो जो अल्टीमेट बायर है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं पब्लिक, ओके, वो इन लोगों से बाय करते हैं। ओके, अब हमने जो 194B पढ़ा वो बेसिकली इनके लिए था, ठीक है, कि बायर ने टिकट खरीदा, उसकी लॉटरी लग गई, तो टीडीएस जो है वो 30% के हिसाब से, प्लस इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के हिसाब से कट जाएगा। ओके, यहां पर अब बात यह है कि ये जो एजेंट हैं, ये जो सेलर्स हैं, लॉटरी सेलर्स, ठीक है, लॉटरी टिकट सेलर स्पेशली, अलग से इनके लिए सेक्शन बना, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पर जब बेसिकली लॉटरी टिकट्स को बेचते हैं तो इनको मिलता है कमीशन। इनको मिलता है क्या? कमीशन। जो भी स्टेट वाइज अलग अलग इनका कमीशन होता होगा, इनका कमीशन बनता है। ओके, सवाल यह है कि ये कमीशन ऑब्वियसली इनकी इनकम हो गई, क्या इस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा? डेफिनेटली होगा। इस पर सीधी सी बात है, 5% का जो टीडीएस है वो काटा जाएगा। कमीशन ऑब्वियसली कौन काटेगा? सर ये तो क्लियर है ना, कमीशन कौन पे करेगा? गवर्नमेंट विल बी द पेयर, है ना, कि भाई मिस्टर ए, क्या नाम है तेरा? मिस्टर ए नाम है, आप लॉटरी टिकट बेच रहे हो? हाँ जी बेच रहे हैं। किसके बिहाफ से? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। कितने की बेची? कितने की बेची? सर मैंने 10 लाख रुपए की टिकट बेची। अच्छा ठीक है, तो 5% के हिसाब से 50,000 रुपए का जो टीडीएस है वो काटा जाएगा। क्लियर? इट्स वेरी सिंपल, लॉजिक यहां पे हमें क्लियर हो गया। इसमें एक प्रोविजन, एक चीज जो निकल कर आती है वो ये है, बड़ा ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ। जो पेयर है वो गवर्नमेंट है, पे यही हो गए, इनसे में मतलब नहीं है, इनका सेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर जो एजेंट है, सेलर है, जितनी भी लॉटरी टिकट्स बेचेगा एक स्पेसिफिक अमाउंट की, ये अमाउंट ऑब्वियसली गवर्नमेंट को तो दिया जाता ही है, ठीक है। यहाँ पे कमीशन, ये अमाउंट जो है 10 लाख रुपए का, वो गवर्नमेंट को तो जाता ही जाता है, ठीक है। जो भी टोटल उसकी अर्निंग होगी, जो भी उसका कमीशन बनेगा,
कि तूने गवर्नमेंट की तरफ से इतने का क्या नाम है जो लॉटरी टिकट है बेचा और इतने का तेरा कमीशन बना, तो मैं मान रहा हूं कि 10 लाख रुपए का उसका कमीशन बना है। ओके, तो 10 लाख का 5% 50,000 रुपए गवर्नमेंट टीडीएस काट कर उसको पेमेंट कर देगी। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, देखो होता क्या है बेसिकली लॉटरी में, अब लॉटरी में ऑब्वियसली मैंने प्रैक्टिकली कभी डील नहीं करा, लेकिन जितना लोगों से सुन के समझ आया वो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, इसको इन सबको हटा देते हैं यहां से। मान लीजिए गवर्नमेंट से ये जो एजेंट है इसने 1 करोड़ के लॉटरी टिकट्स खरीदे, 1 करोड़ के लॉटरी टिकट्स खरीदे, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट पेमेंट को कर दे, जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट को कर देगा और बाकी अपना 1 करोड़ रुपए जो है लॉटरी के टिकट्स लेके बैठ जाएगा कि भाई आओ पब्लिक खरीदो। ओके, अब हुआ क्या, इसमें से 80 लाख रुपए के टिकट सोल्ड हो गए, 80 लाख रुपए के टिकट सोल्ड हो गए, 20 लाख रुपए अनसोल्ड है, 20 लाख रुपए क्या है, अनसोल्ड है। अब होता क्या है, देखो यहां पर 1 करोड़ में से 20 लाख के अनसोल्ड हो गए, इसका मतलब 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि गवर्नमेंट इसको 10% का कमीशन दे रही है, 10% रेट नहीं बोल रहा हूं मैं टीडीएस काटने का, 10% का कमीशन दे रही है। तो 10% कमीशन, आई डोंट नो कि इतना ज्यादा होता भी है कि नहीं होता, मैंने एज्यूम करा अपनी तरफ से। तो 8 लाख रुपए की इस लॉटरी वाले की क्या हो गई, अर्निंग हो गई, ठीक है। और इस 8 लाख पर टीडीएस जो है वो कट जाएगा, ठीक है, कितना 5% के हिसाब से 40,000 रुपए ये टीडीएस कट जाएगा। ये प्रोसेस क्लियर हो गया। सवाल ये है कि सर इसने 1 करोड़ रुपए के टिकट लिए उठाए थे गवर्नमेंट से, 80 लाख रुपए के बिक गए, उसकी पूरी अकाउंटिंग आपने समझा दी, इस 20 लाख रुपए का क्या होगा, इस 20 लाख रुपए का क्या होगा। लॉटरी के खुलने से पहले एक टाइम ड्यूरेशन रहती है, ये एजेंट 20 लाख रुपए गवर्नमेंट को लौटा देगा और उसका पैसा उसको वापस मिल जाएगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि ये टिकट अनसोल्ड रह गए तो ये जो लॉस है ये एजेंट का हो जाएगा, नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अगर ये टिकट वापस कर देगा गवर्नमेंट को तो ये 20 लाख रुपए उसके वापस आ जाएंगे, ठीक है, या जो भी उनकी हर एक गवर्नमेंट की सेटलमेंट होती होगी। मेरा कहने का मतलब ये कि कमीशन इस तरीके से पे होगा। लेकिन मान लीजिए आपने बोला कि सर ठीक है, आपने प्रोसेस समझाया, बिल्कुल ओके क्लियर, लेकिन मान लो ये 20 लाख रुपए जो अनसोल्ड टिकट थे ये इस एजेंट ने वापस ही नहीं करे और लॉटरी का दिन आ गया और लॉटरी निकल गई। हुआ ये कि इस 20 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए के जो लॉटरी के टिकट्स थे ये एजेंट बैठे बिठाए 80 लाख रुपए जीत गया, 80 लाख रुपए की इसकी विनिंग्स हो गई, है ना, ही इज एन एजेंट और अ लॉटरी सेलर। लेकिन इसने 20 लाख रुपए के टिकट वापस नहीं करे, ये इसी के पास रखे रहे, इसने रिस्क ले लिया कि मैं देखता हूं कि शायद मेरी लॉटरी निकल जाए, और वो 20 लाख रुपए में से अलग अलग टिकट्स का टोटल अमाउंट जो है वो 80 लाख रुपए का इसकी विनिंग बन गई। क्या एज अ लॉटरी सेलर ये भी टीडीएस के दायरे में आएगा, क्या ये भी टीडीएस के दायरे में आएगा? ध्यान देना, समझिएगा, अगर ये 20 लाख रुपए इसने वापस नहीं करे, अनसोल्ड रह गई थी ना, अगर ये वापस नहीं करे तो ऑटोमेटिकली ये सेल मानी जाएगी, ये अमाउंट 1 करोड़ हो जाएगा, ये अमाउंट 10 लाख हो जाएगा और इस पर टीडीएस 50,000 हो जाएगा। क्लियर? ये रूल ऐसे चलेगा। ये जो 80 लाख रुपए की विनिंग है एजेंट साहब की या लॉटरी सेलर की, ये दोस्तों कवर होंगी 194 बी में, ये कवर होंगी 194 बी में, या फिर कहिए जो एजेंट है ये विनिंग उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या पीजीबीपी जिसमें भी आएगा, वट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विनिंग्स के लिए लॉटरी के लिए स्पेशल रेट होता है। अगर आपने टैक्स रेट पढ़ लिए हैं तो आपको मालूम चल गया होगा कि इस पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ ही लिया होगा। अगर आप टीडीएस पढ़ रहे हो तो इस पर सीधा सीधा फ्लैट रेट 30% के हिसाब से मिस्टर ए को टैक्स देना पड़ेगा। मींस अगर अनसोल्ड टिकट्स रह जाते हैं और उस पर एजेंट या लॉटरी सेलर खुद जीत जाता है तो ये 194G में नहीं आएगा। इसकी ट्रीटमेंट 194B या स्पेशल रेट टैक्स के जो है हमारे 115 सेक्शन वाले, मतलब स्पेशल रेट सीधा 30% के हिसाब से इसको सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। ये क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। बाकी एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे मैंने बोला कि कमीशन 50,000 रुपए का है तो हाँ गवर्नमेंट टीडीएस काटेगी,
नहीं, इसका 10 लाख रुपए का, सॉरी, ये तो टीडीएस का अमाउंट था, 10 लाख रुपए का अमाउंट था। अगर टीडीएस 15 मात्र कमीशन 15,000 रुपए का है, 15,000 रुपए तक है साल भर में, पूरे साल भर में, तो हमें टीडीएस नहीं काटना है। ओके, तो ये सिंपल सा एक प्रोविजन जो लॉटरी के टिकट्स का हमने समझा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 194H, और ये डील करता है कमीशन और ब्रोकरेज के साथ, कमीशन एंड ब्रोकरेज। ठीक है, दोनों वर्ड आप फेमिलियर हैं, किसी का काम करवाया, किसी की कोई भी एज एन एजेंट, राइट, एज एन एजेंट हमने किसी का काम करवाया है, उसकी जो सप्लाईज है वो करवाई है, उसका सामान बिकवाया है, हमने सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं ऑन बिहाफ ऑफ एनीवन, जो भी आपका रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, तो उसने हमें कमीशन दिया। ठीक है, कमीशन पर टीडीएस काटा जाएगा। तो वही चीज आ गई, एक तो आपका आ गया पेयर, एक आपका आ गया पेई, और एक आपका आ जाता है रेट। ये मेन चीजें हम लेके चल रहे हैं। तो पेयर, पेई, मैं पहले एग्जांपल क्रिएट कर दूं। फॉर एग्जांपल, एक मान लीजिए एडवर्टाइजिंग कंपनी है। ठीक है, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने अपने एजेंट जो हैं दोस्तों, ठीक है, वो फैला रखे। इसमें याद रखिएगा, इसमें इंश्योरेंस कमीशन नहीं है, इंश्योरेंस कमीशन के लिए हमने सेपरेट सेक्शन पढ़ लिया। ठीक है, इसमें अदर कमीशन बाकी जो होंगे ऑब्वियसली वही आएंगे। इन्होंने अपना एक एजेंट जो है वो छोड़ा हुआ मार्केट में कि यार तो लोगों को लेके आ, हमसे वो अपना एडवर्टीजमेंट वगैरह बनवाए, हमको पैसा मिले वगैरह वगैरह। तो ठीक है, ये जो एजेंट है ये इस कंपनी के बिहाफ पे काम करता है और इनको कस्टमर ला कर देता है, वो इससे ऐड बनवाते हैं। तो यहां पर मान लो कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने बोला था कि तू जो भी सेल करवाएगा हमारी, जितना का भी काम करवाएगा, हम तेरे को टोटल उसका टर्नओवर का 10%, 8% मान लेते हैं, 10% कंफ्यूजन करेगा अगर, तो कितना, 8% हम आपको कमीशन पे करेंगे। तो एजेंट जो है वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी के पास 50 लाख रुपए के कस्टमर लेकर आया। ठीक है, तो 8% के हिसाब से, 8% के हिसाब से, कमीशन के हिसाब से कितना हो गया, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीस आपका कमीशन बनता है कि भाई तेरा 4 लाख रुपए तेरे को दिए जाएंगे। लेकिन इस 4 लाख रुपए में से जो टीडीएस है वो काटा जाएगा। टीडीएस 5% के हिसाब से कटेगा, इसमें रेट हमारा 5% है दोस्तों, कितना, 5% है। और ये 20,000 रुपए हमारा यहाँ पर आ गया, 4 लाख का 5%, 20,000 रुपीज। ठीक है, और 20,000 रुपीज यहाँ पे माइनस होगा, इसको 3,80,000 रुपए की पेमेंट हो जाएगी। ओके, ये सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, डन, दैट्स इट। रही बात पेयर और पेई की, तो इसमें नॉर्मल तरीके से आपका चल रहा है कि पेयर इसमें कोई भी पर्सन हो सकता है, और पेई की अगर मैं बात करूं तो वो रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है सर, यूजुअली हम ज्यादातर जगह रेजिडेंट लिख रहे हैं। नॉन रेजिडेंट, अगर ये नॉन रेजिडेंट को पेक हो तो फिर किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट होगी उसकी? दोस्तों वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इंटर के लेवल पे हम ये चीज नहीं पढ़ते हैं। फाइनल में जब आप जाएंगे अगर, या फिर आप अपने दोस्तों से, मित्रों से फाइनल का सिलेबस देखें, तो उसमें ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा, जिसमें क्या नाम है, नॉन रेजिडेंट पर्सन जो है उनके टैक्सेशन की बात करी गई है इंटरनेशनल लॉस के हिसाब से। तो वहां पे वो सारा का सारा जो हमारा कंटेंट है कवर होगा। फिलहाल हमने यहाँ पर आपके जो रेजिडेंट वाले वो कवर करें। ठीक है, तो पेयर कौन, एनी पर्सन, पेई कौन, रेजिडेंट। लेकिन इस रेजिडेंट में हमारे वही इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं आएंगे जिनके बारे में बार बार चर्चा हो रही है। अगर ये छोटे वाले हैं, छोटे से मतलब इनके बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ रुपए तक है और ग्रॉस रिसीट मात्र 50 लाख है, ये इससे कम है बेसिकली, इससे हम बात कर रहे हैं कि इससे ज्यादा ये लिमिट नहीं क्रॉस कर रहे हैं, इतने तक ही है, तो वो टीडीएस फिर नहीं काटेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं, अभी तीसरी क्लास हमारी है, मुझे उम्मीद है कि लगभग 5 से 6 क्लास तो लगेंगी ही टीडीएस की। 6 क्लास में हो जाएगा हमारा टीडीएस, और एक शायद हमारी टीसीएस की क्लास हो। अब यहां पर कई सारे पॉइंट्स हैं हमारे, अक्सर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि सर ये इंडिविजुअल एचयूएफ आप कहीं लिखते हो कहीं नहीं लिखते, हम कैसे याद रखें? ओके, ये जो आपके ब्रोकरेज है, कमीशन है, इतने सारे रेट्स आप बता रहे हो, इतने सारे सेक्शन, एग्जाम में कैसे याद होंगे? तो चिंता मत करिए, देखिए मैं भी आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। ओके, अब ये सीरीज चलने दो, पहले सीरीज को चलने दो, नॉलेज गेन करो कि भाई हाँ ये सारे रेट्स हैं, इस तरह का पैटर्न होता है वगैरह वगैरह। ये चैप्टर पूरा होने के बाद, मतलब सीरीज कंप्लीट होने के बाद कंटेंट की मैं एक क्लास रखूंगा, उसकी क्लास में मैं आपको उस चैप्टर के सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा, किस तरीके से आपको रेट्स याद रखने हैं, सेक्शंस याद रखने हैं,
ये इंडिविजुअल एचयूएफ कहां कहां कवर होगा, कहां कहां कवर नहीं होगा, ये तमाम चीजें, सारी की सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया पहले। अभी कंटेंट को पढ़ना है, समझना है, नोट्स मैंने आपको दिए हैं, वो सारे के सारे आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ओके, सो कमीशन ब्रोकरेज का हमने एग्जांपल लिया। पेयर कोई भी पर्सन हो सकता है, पेई में सिर्फ रेजिडेंट कवर है, छोटे वाले इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है। रेट हमारा यहाँ पर 5% है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो एक और मेन चीज है वो ये है कि हम यहाँ पर आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटेंगे कि अगर पेमेंट कमीशन की 15,000 रुपए तक की है। कितने तक की? 15,000 रुपीज तक की है। 15,000 रुपए तक की है तो आपको ये ऑब्वियसली पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो पेमेंट हुई है तो उसमें टीडीएस को काटने की जरूरत नहीं है। साथ ही उसी तरीके से अगर पेमेंट बीएसएनएल या एमटीएनएल कर रहा है अपनी कॉल फ्रेंचाइजीज को, अपनी कॉल फ्रेंचाइजीज, ठीक है, पहले आपने देखा होगा या हो सकता है आज के टाइम पर भी हो कहीं पर, पहले वो पीसीओ वगैरह हुआ करते थे, मतलब जब फोनों का इतना जमाना नहीं था और पहले उस टाइम पर आपके लोग जो है एजेंसी वगैरह लेके अपना पीसीओ, एसटीडी, आईएसडी वगैरह ओपन करा करते थे। तो ऑब्वियसली उस टाइम पर उस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में अगर बीएसएनएल अपने कॉल फ्रेंचाइजीज को जो इनके एजेंट की तरह काम करते थे आपका, तो उस सिचुएशन में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। ओके, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज के जैसे अमाउंट पेड बाय रिलेटेड टू सिक्योरिटीज, हाँ, अगर सिक्योरिटीज के रिलेशन में, सिक्योरिटीज वही डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, जिसमें आपका अंडर राइटिंग कमीशन इस तरीके से पे करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है पब्लिक इश्यूज के दौरान पे, तो उसमें भी कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो टीडीएस कटने के, आपके ना कटने के 2 पॉइंट आपको याद रखने सेक्शन में, एक बीएसएनएल एमटीएनएल वाला और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कमीशन होगा। ओके, नाउ अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कमीशन है या नहीं है। अगर मैं बात करूं, हमने बोल तो दिया कि सर कमीशन और ब्रोकरेज की बात हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कमीशन है या ये ब्रोकरेज है? ओके, आपने सर एग्जांपल दिया एडवर्टीजमेंट कंपनी एजेंट। ओके, अगर ये एजेंट ना होता तो, अगर ये एजेंट ना होता तो भी कमीशन कटता क्या? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। देखो, आपको क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि अगर कभी भी, मैं 194H की बात कर रहा हूं स्पेशली, और ये चीज आप और बहुत सारे केस स्टडीज में अप्लाई भी कर सकते हैं, अगर कभी भी वर्क प्रिंसिपल एजेंट बेसिस पर होगा, प्रिंसिपल एजेंट बेसिस पर होगा, और अगर प्रिंसिपल प्रिंसिपल बेसिस पर होगा, क्लियर, ये दो केसेस हैं, इसमें 194H अट्रैक्ट करेगा और इसमें 194H अट्रैक्ट नहीं करेगा। द थिंग इज, प्रिंसिपल टू एजेंट, भाई एजेंट कौन होते हैं? एजेंट वर्क काइंड ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। जो एजेंट है वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, क्लियर। तो अगर कभी भी ये बिहाफ वाला केस अराइज होगा तो उसमें आपका 194H का, चाहे वो कमीशन हो या ब्रोकरेज हो, ये आपका अप्लाई होगा, टीडीएस इस सेक्शन के तहत कटेगा। सर प्रिंसिपल एजेंट का मतलब बताइए। देखो, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए टाटा कंपनी है। अब टाटा, देखो कार का जो काम है, जो कार सेलिंग का काम है, आप जानते हैं कि डीलरशिप के थ्रू होता है, एजेंट के थ्रू होता है। जो कार डीलर है, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से जो एजेंट है अपनी कंपनीज के, वो है सारे के सारे। ओके, तो टाटा ने, मान लीजिए इनका एक एजेंट है और एजेंट है, और उसका नाम मान लीजिए, मान लेते हैं मिस्टर एन, नाम मान लेते हैं एन, ठीक है, मिस्टर एन उसके एजेंट है। अब टाटा कंपनी ने मिस्टर एन ने टाटा कंपनी की 1000 कार जो है वो उठाई, और ये 1000 कारों को आगे चल के कस्टमर्स को बेचेंगे अपने हिसाब से, क्लियर। सवाल ये उठता है कि जब मिस्टर एजेंट ने 100 कार से टाटा से उठाई और इन कार को ये आगे चल के कस्टमर को बेचेंगे, तो ये 100 कार जब टाटा से एजेंट पर गई, अरे बाप रे, जब ये 100 कार्स टाटा से एजेंट पर गई, उसके बाद टाटा का काम जो है, क्या वो समाप्त हो गया? क्या वो खत्म हो गया? क्या वो फिनिश हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं।
एजेंट कार बेच देगा। अब इन बायर्स के साथ जो एक रिलेशन है, चाहे वो कार सर्विसेज का हो, कस्टमर वैल्यूएशन का हो, बाकी पोस्ट सेल सर्विसेज का हो, वो वादा टाटा को ही निभाना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पर कहने का मतलब जो एजेंट है वो फ्री पार्टी नहीं है, उसने बस एक डील करवाई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी इसकी टाटा के साथ ही कनेक्टेड है। ये 194H करेगा क्योंकि प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस पर काम हो रहा है, प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस पर काम हो रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगर हम देखें एक और एग्जांपल, जो एक केस स्टडी भी बना लॉ में। वोडाफोन है, आपका क्या नाम है, एयरटेल है। आजकल तो देखो ऐप का जमाना है, ठीक है, बट अभी भी कहीं पर हो सकता है थोड़ा बैकवर्ड रीजन में, जैसे भी कह लीजिए 10 साल पहले यहां पर भी होता था। 10 साल पहले अगर हम जाएं, 10-15 साल पहले, तो जो डीलर होते थे मार्केट में, वो कूपन्स बेचते थे कि आपका मान लीजिए एयरटेल का फोन है तो एक कूपन आएगा डीलर के पास से, ठीक है, और आप उसको स्क्रैच करेंगे, उस पर नंबर होंगे, डायल करेंगे, आपका जो क्या नाम है फोन रिचार्ज होगा। ये प्रोसेस चला करता था। ये प्रोसेस क्या होता था, जो एयरटेल है वो 1 करोड़ का, मान लो 1 करोड़ रुपए का डीलर को टॉक टाइम बेच रहा है। क्या? टॉक टाइम बेच रहा है। क्लियर? और डीलर उसको पेमेंट कर रहा है, मान लो 95 लाख की। 1 करोड़ रुपए का टॉक टाइम, 95 लाख रुपए, सीधी सी बात है, आपका इसको पेमेंट करनी है यहां पे। क्लियर? अब डीलर जो है इसके 1 करोड़ रुपए के टॉक टाइम को आगे कस्टमर्स को बेच देगा। सवाल ये उठता है कि जब वोडाफोन एयरटेल ने यहां पर 1 करोड़ रुपए का यहां पे टॉक टाइम बेचा, बदले में 95 लाख रुपए लिए, इसका मतलब क्या है कि 5 लाख रुपए इस डीलर का अमाउंट है। अब उस अमाउंट को आप कमीशन बोलोगे या प्रॉफिट बोलोगे, इस बात की लड़ाई है। इसको कमीशन बोला जाएगा कि प्रॉफिट बोला जाएगा, सीधा सीधा। अब यहां पर भी इतना सोचो कि इस डीलर ने जब यहां पे कस्टमर्स को टॉक टाइम बेच दिया, तो इन कस्टमर के प्रति वोडाफोन की या एयरटेल की जिम्मेदारियां खत्म हो गई? नहीं, अगर कोई समस्या आएगी, कॉल सेंटर वगैरह, वो एयरटेल वाले ही हैंडल करेंगे। तो यहां पर भी ये एज एन सिर्फ एजेंट है। ये कौन है? एजेंट है। इस 5 लाख रुपए जो कमाए हैं डीलर ने, उस 5 लाख में से भी टीडीएस का अमाउंट माइनस होगा और वो नेट अमाउंट डीलर के हाथ में रह जाएगा। तो जहां कहीं पर भी प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है, वहां पर 194H क्रिएट होगा। एक और एग्जांपल ये भी केस स्टडी का है। देखो, आपने देखा होगा अक्सर जब कोई एफिडेविट तैयार होता है, रेंट एग्रीमेंट वगैरह तैयार होता है, तो एक वो नोटरी पेपर आता है ना, नोटरी पेपर जो है उसके ऊपर एफिडेविट वगैरह तैयार होता है। उस नोटरी पेपर को आप कहां से खरीदते हो? नोटरी पेपर जो बाहर कोर्ट के एडवोकेट्स वगैरह बैठे होते हैं, आप उनसे वो नोटरी पेपर बाय करते हो, ऐसा ही होता है। वो नोटरी पेपर जो है वो कोर्ट से खरीद के लाते हैं। एडवोकेट क्या है, कोर्ट की परमिशन से वो नोटरी टिकट्स खरीद के लाते हैं और फिर आगे चल के वो कस्टमर्स को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेचते हैं। इस केस में सेम अगेन कि कोर्ट ने जो है, मान लो एक एडवोकेट को 1 लाख रुपए के जो नोटरी बिल्स हैं वो बेचे और बदले में पेमेंट आई मान लो 80,000 रुपीज की। अब ये 20,000 रुपए जो है ये कमीशन है या नहीं है? ये 20,000 रुपए कमीशन है नहीं है या प्रॉफिट है? ये आएगा कि नहीं आएगा? तो ये नहीं आएगा। क्यों? अरे वो नोटरी टिकट होते ही क्या है, वो नोटरी बिल्स क्या है, उसमें कोर्ट थोड़ी ना कुछ करेगा। वो तो बस सीधा भाई आपने उसका रेंट एग्रीमेंट बना लो, उसका कुछ अपना जॉब एग्रीमेंट, जॉब बॉन्ड बना लो, कुछ भी कर लो। क्लियर? वो बस एडवोकेट ने आगे आपको फॉरवर्ड कर दिया, कोर्ट उसमें कुछ नहीं करेगा। यहां पर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप है। ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो ये 194H में नहीं आएगा। इट्स सिंपल अ प्रॉफिट ऑफ एडवोकेट, उसकी प्रोफेशनल फीस है, प्रोफेशनल अर्निंग है, प्रोफेशनल रिसीट है उसकी। ओके, तो ये रिलेशन याद रखिएगा। अगर देखो इंश्योरेंस कमीशन वाला तो सर क्लियर है, क्वेश्चन में इंश्योरेंस कमीशन होगा, इंश्योरेंस कंपनी होगी, तो वो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया अपना। 194H की बात कर रहे हैं, कमीशन ब्रोकरेज हमें पहचानना है क्या होगा। ऑल दो चांसेस है कि डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा, बट अगर पहचानना भी पड़े तो प्रिंसिपल एजेंट या प्रिंसिपल वाली रिलेशनशिप देखेंगे। प्रिंसिपल एजेंट है तो 194H आपका अट्रैक्ट करेगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं और आगे आ जाता है दोस्तों हमारा 194 सीरीज। 194 सीरीज दोस्तों थोड़ी सिंपल है या थोड़ी मुश्किल है, ये आपने तय करना है। पॉइंट इसमें अलग है और एक दो पॉइंट अब थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। 194 में आके आपको क्लैरिटी मिलेगी थोड़ी सी कई चीजों पे। सबसे पहला सेक्शन जो हमारा है 194I का, ये डील कर रहा है किसके साथ? रेंट के साथ।
ठीक है। रेंट ऑफ, इसमें कई सारी चीजें आ गई, इसमें प्लांट एंड मशीनरी आ गई, ठीक है, इसमें इक्विपमेंट आ गई कोई आपकी, ठीक है, इसमें जमीन आ जाती है, इसमें बिल्डिंग भी आ जाती है, इसमें फर्नीचर्स आ जाते हैं, ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें यहाँ पे कवर हो गई। आपने अपनी किसी भी पर्टिकुलर एसेट को रेंट पर दिया है, ठीक है, मैंने आपको रेंट पर, सीधी सी बात है, एक एसेट दी, मान लो कुछ भी, मान लो प्लांट एंड मशीनरी दी, आप मुझे रेंट दोगे, है ना, आप मुझे रेंट दोगे, रेंट कितना सर, 10,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए महीना आप मुझे दे दो, बशर्त 10,000 रुपए आप महीना जो मुझे दोगे उसमें से टीडीएस साल का कितना हो गया, 1,20, उसमें से टीडीएस माइनस करके मेरे को दोगे, ये उसको लेकर बात हो रही है, सिंपल एक रेंट की बात हो रही है, ठीक है। रेंट इसमें एक तरह से वो किराया आ गया, जो हम किराया अपने ऑफिस के लिए इस्तेमाल करते हुए पे करते हैं। सर घर वाला किराया भी इसमें आएगा, घर वाले को अभी बात करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं घर वाले पॉइंट को भी, ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें सेम चीज वही आ गई हमारी कि सर पेयर कौन होगा, ठीक है, पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा, और इसका रेट क्या होगा। तो पेयर एज यूजुअल इसमें हर कोई कवर हुआ है, एनी पर्सन, इसमें क्या है आपका, हर पर्सन आपका कवर हुआ है, ठीक है। पेई की बात करें तो इसमें रेजिडेंट आ गए, ठीक है, एंड सेम थिंग वो जो इंडिविजुअल और एचयूएफ जो छोटे वाले हैं, 1 करोड़ और 50 लाख रुपए वाले, सर ये बार बार आ रहे हैं कैसे याद रखेंगे, मैंने बताया शॉर्टकट वाली क्लास होगी, शॉर्टकट वाली क्लास में सारे प्रोविजन आपको एक्सप्लेन करे जाएंगे, वो इसमें नहीं आएंगे। रही बात रेट की, सर रेट क्या होगा, देखो इसमें 2 रेट है दोस्तों, एक तो 2% है और एक आपका 10% है, 2% एंड 10%, ठीक है। 2% बेसिकली मशीनरीज के लिए रखा गया है, प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यूजुअली इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड ही होती है, और बाकी जो रह गए हमारे लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, इसके अलावा हमारा फर्नीचर हो गया, इसमें आपका 10% का टीडीएस काटा जाएगा। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा इसमें दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज हमारी वो क्या आ जाती है कि भाई वही टीडीएस कहाँ कहाँ किन किन केसेस में नहीं कटेगा। तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको इसके पॉइंट्स जो है मिनिमाइज कर दिए हैं। जो टीडीएस का कंटेंट है इस इन सीरीज में, स्लाइड्स में, मैंने पीपीटीज में बहुत सिंपल तरीके से समराइज कर दिया, तो आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। तो पॉइंट अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिए वो सारे के सारे आपको दिखेंगे। पहला पॉइंट इसमें क्या निकल कर आता है, पहला पॉइंट कि अगर रेंट 140, अगर रेंट 140 का 240 कपना आपका 240 रुपए तक है, ये लिमिट क्या हो गई 240 की हो गई, इस पे टीडीएस नहीं कटेगा, मतलब 20,000 रुपये महीना है, मामूली है, तो इसके हिसाब से आपका टीडीएस जो है दोस्तों वो नहीं कटेगा, इसका हमें ध्यान रखना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पेमेंट रेंट अप टू ₹2,40,000 टू अ पर्सन, अब वर्ड क्या आ गया, टू अ पर्सन, 2,40,000 रुपए टू अ पर्सन, टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब ध्यान दीजिए, मिस्टर एक्स है, उन्होंने 3 लाख रुपए की पेमेंट करी मिस्टर ए को, 3 लाख रुपए की पेमेंट करी मिस्टर ए को। सर टीडीएस कटेगा क्या, सर क्या टीडीएस कटेगा, सर बिल्कुल साफ है। मान लो ये इनके बिल्डिंग का किराया, कोई बिल्डिंग यूज करे उसका किराया 3 लाख रुपए, हाँ जी सर टीडीएस कटेगा बिल्कुल बराबर 10% के हिसाब से, क्लियर। लेकिन सर मान लीजिए मिस्टर एक्स ने बिल्डिंग यूज करी, रेंट बनता है 3 लाख रुपए, समझ आ गया, लेकिन उस बिल्डिंग के 2 को ओनर हैं, उस बिल्डिंग के 2 को ओनर हैं, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी, और यहां पर इनको पेमेंट गई, इक्वल को ओनर है, 1,50,000 रुपए, इनको गई 1,50,000 रुपए, 150 यहां तक क्लियर हो गया। क्या इस केस में टीडीएस कटेगा, सवाल है, जवाब है, सॉरी माफ कीजिए, सवाल तो ही होगा, जवाब है नहीं कटेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको लिखाया यहां पे ये वर्ड टू अ पर्सन, ये जो 2,40,000 रुपए की लिमिट है ना, ये पेई वाइज है, ये क्या है, पेई वाइज है, ये पेयर के नजरिए से नहीं देखी जाएगी। मिस्टर एक्स कौन है, पेयर है, ये टैक्स टैक्स कह रहा हूं, रेंट पे कर रहे हैं, क्लियर, ये पेयर है, इनके नजरिए से नहीं देखी जाएगी, ये देखी जाएगी किसके नजरिए से, आपके पेई के नजरिए से। तो जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट इसमें निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक चीज और याद रखनी है कि जो रिफंडेबल डिपॉजिट होते हैं, है ना जी,
जो रिफंडेबल डिपॉजिट होते हैं उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। मान लो ना, वो एक तरह से वो बोल देते हैं कि जी ये सिक्योरिटी जो है, क्या सिक्योरिटी जमा कराइए, आप रेंट तो देंगे वो सिक्योरिटी जमा होगी। आप पता नहीं कुछ तोड़ फोड़ कर दें, मतलब गड़बड़ कर दें, सामान हमारा चुरा के ले जाएं, टाइलें वाइलें निकाल के ले जाएं, नल चुरा लिया आपने, वो होता है ना गवर्नमेंट में, शायद यूपी की गवर्नमेंट थी पुराने वाली, और नेताजी का घर चेंज हुआ तो नल निकाल के ले गए घर के ना। तो इस डर के मुकाबले लोग कहते हैं ना कि भाई जरा प्लीज हमें रिफंड डिपॉजिट रखवाना पड़ेगा, सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। तो उसमें रिफंडेबल वाला ऑप्शन होता है, क्लियर, रिफंडेबल वाला ऑप्शन होता है कि ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा, जब आप छोड़कर जाएंगे तो वापस मिल जाएगा। तो इस वाले अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, जो लीज पेमेंट होती है उसको आपका इस टीडीएस के दायरे से बाहर रखा हुआ है। पॉइंट मैंने डाला हुआ, लमसम लीज पेमेंट एट वन टाइम अपफ्रंट लीज चार्जेस, उसका भी पेमेंट नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक वर्ड और याद रखिएगा, पैसेंजर सर्विस फीस, पैसेंजर सर्विस फीस, ठीक है। आप मुझे बताएंगे पैसेंजर सर्विस फीस ये भी इस सेक्शन में नहीं आएगा भाई। क्या नाम है आपका, जो बोलो बोलो नाम बोलो, इंडिगो हो गई आपका, स्पाइस जेट हो गई, इन्होंने एक एयरपोर्ट अथॉरिटी से एक एयरपोर्ट जो है वो यूज करा, ठीक है। अब वहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी जो होगी वो ऐसा तो नहीं कि भाई खाली आपका जो लैंड है, मतलब एरोप्लेन जो है वो लैंड हुआ और बस काम खत्म, उसके बाद अपने हिसाब से कहीं को भी घुमा लो, कहीं को भी खड़ा कर लो एरोप्लेन और अपना आदमियों को उतार के दोबारा भर लो, और फिर जब खाली लगे आपको एयर स्ट्रिप खाली है तो उड़ा के ले जाना, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। हवाई जहाज उतरा, उसको फिर इंडिकेशन वो जो होता है ना, क्या कहते हैं, एटीसी, एयर कंट्रोल रूम, वहां से इंफॉर्मेशन जाती है, वहां पे बताया जाता है कि भाई यात्रियों को अब उतरने दें, यहाँ पे चले जाना, सामान की बेल्ट यहाँ पे घूम रही है, खड़े होकर इंतजार करते रहना, जब आएगा तब उठा के चले जाना, ये नहीं कि बेल्ट पर ही कूद गए, है ना, वो जो पैसेंजर बेल्ट होती है, सॉरी पैसेंजर बेल्ट कहना, लगेज बेल्ट होती है ना, इसी तरीके से। सो द थिंग इज के खाली एयरपोर्ट अथॉरिटी पर एरोप्लेन उतरने का काम नहीं है, और बहुत सारी चीजें। अब ये जो पैसेंजर सर्विस है, इसके बदले एयरपोर्ट अथॉरिटी जो भी उस एयरपोर्ट को मेंटेन कर रही है, जैसे दिल्ली में जीएमआर है, वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वो कंट्रोल करते हैं, मुंबई वाला जो एयरपोर्ट है उसको शायद अदानी वाले कंट्रोल करते हैं, तो एक फीस ली जाती है, राइट, एक फीस ली जाती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो एयरलाइंस से, आपका उसमें कोई रोल नहीं है, वो आपके टिकट में जुड़ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। स्पाइस जेट जो है वो आपके पोर्ट वालों को, एयरपोर्ट वालों को एक पैसेंजर फीस सर्विसेज पे करेंगे, वो इस सेक्शन में नहीं आएगी, वो इस सेक्शन में नहीं आएगी, क्लियर। अगर वो सेक्शन में नहीं आएगी तो किस सेक्शन में जाएगी, जरा मेरे को थोड़ा सा सोच के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा हिंट हम ऑलरेडी पहली क्लासेस में आपको इसका दे चुका हूं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि अगर कोई एडवांस रेंट पे कर दे, आने वाले साल का अभी पे कर देता है तो उस पर टीडीएस कटेगा भाई, वो सीधी सी बात है, इसमें आने वाले साल का क्यों इंतजार करना, अभी उस पर टीडीएस काट लो, ठीक है। और अगर रेंट पे कर रहे हो, ठीक है, तो रेंट पे कर रहे हो जिसको भी टीडीएस कटेगा ही कटेगा, चाहे वो ओनर हो या ना हो, सब ओनर हो, को ओनर हो, सब लेट कर रहा हो, टीडीएस काटेगा। रेंट वाली एक क्वालिफिकेशन आ रही है, रेंट वाला पॉइंट आ रहा है तो टीडीएस काटा ही जाएगा, ओके। तो 194 आई की ये सिंपल सी कहानी दोस्तों। हमने रेंट की बात करी, हमने बात करी प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, ये सब की एनी पर्सन, और मेन इसमें रेट है, इसमें रेट दो याद रखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट का 2% है और अपना बाकी के लिए 10% का रेट है, क्लियर। और 240 मैंने जैसे बताया, 2,40,000 रुपए तक का कोई भी इसमें टीडीएस नहीं कटेगा, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, इस वाले सेक्शन में इस साल अमेंडमेंट भी है, अमेंडमेंट का ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है, और बचेंगे अगर कहीं और कुछ आपको कोई और कहता है तो। 194IA, 194IA, ठीक है, ये बेसिकली रिलेटेड है सेल कह लीजिए या ट्रांसफर, वर्ड जो है वो हम कैपिटल गेन चैप्टर से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदा बेचा गया, हम मेनली यही चीज कवर करेंगे, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को, इसमें खाली जमीन भी आ गई, लैंड एंड बिल्डिंग भी आ गई, खाली बिल्डिंग भी आ गई। अब खाली बिल्डिंग मतलब जैसे फ्लैट वगैरह होता है, ओके। इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में रूरल,
एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको कंसिडर नहीं करा गया है, ठीक है, उसको इसमें कंसिडर नहीं करा गया है। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर होती है तो उसके अमाउंट पर, ठीक है, याद रखिएगा सेल वाला अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट आने की संभावना है यहाँ पे, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो एक बड़ा अमाउंट होगा उस पर 194 IA के तहत आपका जो टीडीएस है वो काटा जाएगा। क्लियर क्लियर। तो इसमें तीन चीजें आ गई, वही हमेशा की तरह, सर पे कौन कर रहा है, पे किसको हो रहा है, कौन रिसीव करेगा, और इसका रेट क्या होने वाला। रेट में इसमें अमेंडमेंट है इस साल, ठीक है। तो जैसा कि हमेशा की तरह वही सारी की सारी चीजें आ गई। इसमें एनी पर्सन, इसमें आपका क्या नाम है, इसमें भी एनी पर्सन है, एनी रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है। एंड इसमें वो जो इंडिविजुअल एचयूएफ लिखे रहते थे ना वो इसमें नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो वाले छोटे वाले नहीं आ रहे कि इस यूजुअली पता क्या होता है, वो इंडिविजुअल और एचयूएफ जो लिखा रहता है 1,50,00,000 वाला, वो बिजनेस कैटेगरी के अंदर आते हैं। वो सारे काम जैसे हमने पहले पढ़ा ना सेक्शन, ये पढ़ा हमने 194I, रेंट पर देने का काम हो रहा है, सम हाउ बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी। इससे पहले हमने 194 कमीशन एंड ब्रोकरेज एच की बात करी, उसमें इनको दूर रखा गया। क्यों दूर रखा गया, ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ज्यादा थी, तो जो छोटे व्यापारी हैं उनको दूर रखो। ये बेसिकली टीडीएस वाले ज्यादा कंप्लायंस है, इनको थोड़ा दूर रखो। अब प्रॉपर्टी खरीदना बेचना ये किसी की लाइफ का डेली का हिस्सा नहीं है, कभी कभार होता है, तो इसमें ऐसा नहीं कि उनको दूर रखा जाएगा, उसको भी कवर करा जाएगा, ठीक है। रेट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ज्यादा रेट नहीं है, सिर्फ 1% है, 1% ऑफ कंसिडरेशन, 1% ऑफ कंसिडरेशन। जो भी सेल का अमाउंट होगा उसका 1% जो है वो टीडीएस काटा जाएगा। एंड यस ऑब्वियसली इसी में अमेंडमेंट है, पहले ये सिर्फ 1% ऑफ कंसिडरेशन था, अब इसमें एसडीवी आ गया है, ठीक है। अभी रिसेंट बजट में ही शायद 19-20 में, ये 19-20 में नहीं, सॉरी, अभी लास्ट वाले में ही इसमें अमेंडमेंट करी गई है। 19-20 तो पुराना हो गया, ठीक है। विचार इसका पहले से बना हुआ था, और हम कैपिटल गेन में भी सीखते हुए आए हैं कि कंसिडरेशन, महंगी जमीन सस्ते में बेच दी, एलटीसीजी या कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए, तो गवर्नमेंट ने उसको पकड़ लिया, तभी एसडीवी का प्रोविजन डाला गया, राइट, क्लियर। तो इन अब एसडीवी भी यहाँ पर आ गया। एसडीवी आपको मालूम होगा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो वहाँ की अथॉरिटी के हिसाब से जमीन की वैल्यू है, इसमें से जो भी हायर होगा उस पर उसके उस वैल्यू के हिसाब से 1% का टीडीएस जो है वो पेयर को काटना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, कंसिडरेशन भाई 70 लाख रुपए, 70 लाख का है, एसडीवी थी 75 लाख रुपए, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है आपकी 75 लाख रुपए, तो ऑब्वियसली 75,000 का 1% टीडीएस आपका कट जाएगा। किन किन केसेस में टीडीएस नहीं कटेगा, किन किन केसेस में टीडीएस नहीं कटेगा, सबसे पहला पॉइंट तो उसमें वही आ रहा है, अप टू 50 लाख रुपीस, 50 लाख रुपए तक, ठीक है, 50 लाख रुपए तक, सॉरी माफ कीजिएगा, इसको लेस अप टू नहीं, इसमें लेस देन लिखिए, मतलब 50 लाख की वैल्यू भी कवर हो जाएगी, 50 लाख की वैल्यू भी कवर हो जाएगी। अगर 50 लाख रुपए से कम की इमूवेबल प्रॉपर्टी तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। आज के हिसाब से देखें 50 लाख रुपए से कम की क्या ही प्रॉपर्टी होगी, वही छोटे इन्वेस्टर्स होंगे, छोटे बायर सेलर होंगे, उनको झंझट से दूर रखिए, ठीक है। अब ये 50 लाख रुपए दोस्तों, सर आप ये कंसिडरेशन की वैल्यू बता रहे हैं या एसडीवी की वैल्यू बता रहे हैं? दोस्तों मैं दोनों की बता रहा हूं। मतलब मान लीजिए कल को आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं और उसके लिए जो सेल कंसिडरेशन है वो पे करते हैं, मान लीजिए 47 लाख रुपीस, तो आप कहेंगे कि सर 47 लाख रुपीस जो है आपका 50 लाख से कम है, हमें टीडीएस काटने के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, सीधी सी बात है ना। लेकिन जब पता लगाया गया कि उस प्रॉपर्टी की एसडीवी 52 लाख रुपए है, 52 लाख रुपीस है, राइट, तो दोनों में से कोई भी एक 50 लाख क्रॉस कर गया तो ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। ये सेक्शन अगर ये 49 लाख होती है एसडीवी भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन दोनों में से कोई भी एक अगर आपका लिमिट क्रॉस कर रहा है, जो स्पेसिफिक लिमिट आपको दी गई है, ये अमेंडमेंट है इसमें, यही वाली रेट की ये अमेंडमेंट, और जहां पे आपका कंसिडरेशन है वहां पे एसडीवी ऐड कर दिया गया, यही सेक्शन की अमेंडमेंट है। तो यहां पर भले ही आप सेल कंसिडरेशन के मामले में बच रहे थे, लेकिन एसडीवी क्रॉस कर गई भैया, ये हायर है, हायर वैल्यू देख लो ना, हायर वैल्यू देख लो, हायर वैल्यू 50 लाख क्रॉस कर रही है, हाँ जी 50 लाख या 50 लाख या 50 लाख क्रॉस कर रही है, हाँ कर रही है, तो काटो ना भैया, 1% का आपका टीडीएस जो है इसमें बिल्कुल काटा जाएगा। समझ आ गई ना, क्लियर, ओके। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट, आप एक फ्लैट लेने गए,
उस फ्लैट की जो वैल्यू है, उस फ्लैट की जो वैल्यू है, जो घर खरीदा गया, जब बिल्डिंग लैंड जो भी आपने खरीदा, आपने बोला जी सर घर की वैल्यू है 45 लाख रुपए, 45 लाख रुपए, लेकिन इसमें 3 लाख रुपए की एक अलग से पार्किंग सर्विसेज है, 1.5 लाख रुपए के इसमें क्लब चार्जेस हैं, 1 लाख रुपए में इसके अदर फैसिलिटीज चार्जेस हैं, वगैरह 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 वगैरह। तो घर तो देखो 45 लाख का है, लेकिन ओवरऑल पेमेंट आपको 50,50,000 रुपए की करनी है। क्या टीडीएस कटेगा, क्या टीडीएस कटेगा? तो खुद दिमाग लगाओ, खुद इसमें लॉ लगाओ, खुद सरकार बन के देखो। मैं हूं नरेंद्र मोदी, मैं हूं निर्मला सीतारमण। अगर कह दें इस केस में कि हाँ भाई ठीक है ये तो अदर चार्जेस हैं, वैल्यू तो 45 लाख ही हुई ना, ठीक है टीडीएस मत काटो, तो फिर तो हर कोई यही करेगा कि जी घर जो है, घर 1 लाख रुपए का है, घर 1 लाख रुपए का है, जो पार्किंग है वो हम 60 लाख की दे रहे हैं, जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो 90 लाख के दे रहे हैं। अरे भैया ये कौन सा मजाक चल रहा है? तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई, ये ओवरऑल वैल्यू देखेंगे, ओवरऑल पेमेंट जो है वो 50,50,000 की हुई है, इसके हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा, इस वैल्यू को आंका जाएगा, ना कि इंडिविजुअल जो बेस मॉडल होता है घर का उसको। क्लियर? दैट्स इट, समझ आ गया? ओके। दूसरा, ये 50 लाख रुपए की जो लिमिट है ना, बेसिकली ना ये पर्सन वाइज है, ना ये पेयर वाइज है, ना ये पेई वाइज है, ये प्रॉपर्टी वाइज है। अगर मैं दो अलग अलग प्रॉपर्टी खरीदता हूं, एक मैंने खरीदी 45 लाख की, एक मैंने खरीदी 55 लाख की, तो 45,000 की जो मैंने खरीदी है उस पर टीडीएस का मामला नहीं रहेगा, 55 लाख की जो खरीदी है उस पर टीडीएस का मामला रहेगा। दोनों को ऐड करके कंबाइंड टीडीएस लगाना ऐसा नहीं है, 50 लाख की प्रॉपर्टी वाइज लिमिट। ओके। एंड एक और चीज दोस्तों इसमें, क्योंकि इसमें दरअसल मैं कहूं तो छोटे वाले हमारे इंडिविजुअल एचयूएफ भी कवर हो रहे हैं, इस वाले में ना हमें 10 नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली जो लोग टीडीएस काटते हैं उनको 10 नंबर लेना पड़ता है, तो इस वाले में पेन नंबर से खाली काम चल जाता है। एक फॉर्म आता है 26 सीरीज का, 26 QB है शायद मेरे ख्याल से, हालांकि ये प्रोविजन आपका फाइनल में ज्यादा होगा, यहाँ पे नहीं है। ये फॉर्म भरना पड़ता है, तो बिना 10 के इसमें टीडीएस काटा जा सकता है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 194 IA। तो दो हो गए हैं, बाकी दोनों बहुत छोटे छोटे से हैं। हाँ, ये वाला जो 194 आपका IB है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ही है। ये है आपका रेंट ऑन इमूवेबल, रेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? पेयर, पेई और आपका रेट। क्लियर? सर रेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जमीन हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, जमीन प्लस बिल्डिंग दोनों हो सकते हैं। रेंट ऑन आपका लैंड एंड बिल्डिंग या इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर हमारे कुछ कान बज रहे हैं, कुछ पुरानी आवाजें जो हैं वो हमारे कानों से गुजर रही हैं। क्या गुजर रही हैं सर? ज्यादा दूर नहीं है, अभी पास की गुजर रही हैं, अभी पास की ही गुजर रही हैं, ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। अरे सर ये अभी आपने 194I पढ़ाया और उस 194 में रेंट की बात करी, और अभी फिर दोबारा से आप IB में रेंट की बात कर रहे हो। उसमें 194 में 194I में आप ऑलरेडी लैंड एंड बिल्डिंग लिख चुके हो, मतलब वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर भी दोबारा से आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी लिख दिया, तो ये क्या मतलब मोह माया ही, क्या धर्म संकट है, क्या परेशानी है? दोस्तों सिंपल देखो, बात समझो। पहले रेट बता दूं, 5%। पहले रेट बताया था 5%। 194I में 10% था, यहां कम कर दिया है। ठीक है, वहां दो रेट थे ना, 2 और 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग मतलब इमूवेबल के लिए कितना था? 10% था, वो यहां घटा के 5% कर दिया। बात करता हूं पे ई की, किसको पे करा जा रहा है? वो है एनी पर्सन, एनी रेजिडेंट पर्सन, वो रेजिडेंट पर्सन आ गया। ठीक है, ये पेयर कौन है दोस्तों? ध्यान दें, नोट्स में देख सकते हैं आप, इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट कवर्ड अंडर 194I। अगर देखो 194I में उन छोटे इंडिविजुअल और एचयूएफ को हमने साइड कर दिया था ना कि तुम ज्यादा इस झंझट में मत पड़ना। ठीक है, क्लियर? लेकिन वो कह रहे हैं नहीं सर हम भी काटेंगे, हमें भी टीडीएस काटने में मजा आ रहा है, वी वांट टू एंजॉय दिस थिंग। ठीक है, तो सरकार ने बोला ठीक है भाई कर लो एंजॉय, हम तुम्हारे लिए एक अलग सेक्शन बना देते हैं, तुम वहां कवर नहीं थे, तुम्हें हम यहां कवर कर रहे हैं 194IB में, चलो तुम भी खुशी खुशी चलो मौज लो, तुम भी टीडीएस काट लो।
तो बना दिया सेक्शन, सीधी सी बात है। तो इतनी सी बात है कि जो लोग 194 मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ वाली कैटेगरी वहां कवर नहीं हो रही थी, वो यहाँ पे टीडीएस काटेगी, ठीक है। 5% का रेट कम कर दिया, लेकिन नो टीडीएस वाला पॉइंट, ठीक है। नो टीडीएस वाले पॉइंट की सिंपल सी बात है कि अगर रेंट आपका 50,000 रुपए 50,000 रुपए पर मंथ तक है, 50,000 रुपीज पर मंथ तक है, तो टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। गवर्नमेंट फिर कह रही है कि भाई तुम छोटे हो अभी, तुम ज्यादा झंझटों में मत पड़ो, जहां बिल्कुल ही एक्सट्रीम केस हो तो वहीं काटना, तो रेंट का अमाउंट थोड़ा ज्यादा रखा गया, 50,000 रुपए पर मंथ तक का रखा गया है, ठीक है। अच्छा, रेंट जो वो टीडीएस जो है वो कब काटा जाएगा? टीडीएस जो है वो कब काटा जाएगा? लास्ट पेमेंट पर। कब? बेसिकली लास्ट पेमेंट के हिसाब से टीडीएस जो है वो काटा जाएगा, ठीक है। रीजन इसमें साफ है बिल्कुल कि भाई ठीक है, आपने डीलिंग वगैरह चलाओ, काम वाम चलाओ, जो लास्ट वाला होगा उसके हिसाब से आप पेमेंट काट लेना। जब वो क्रेडिट करी गई या उसका जो एक्चुअल पेमेंट हुई, उन दोनों में से जो अर्लियर होगा, ठीक है, बट लास्ट मंथ में आपको हिसाब किताब करना है, ठीक है। उसमें टीडीएस अपना काट लेना जो भी बनेगा। इसमें दोस्तों याद रखिएगा, इसमें पैन नंबर का होना बहुत जरूरी है। अगर पैन नंबर नहीं होगा तो ये रेट बढ़कर 20% हो जाएगा। ये आपका कितना? 20% हो जाएगा। और लास्ट छोटा सा पॉइंट इसमें ये निकल के आता है कि मान लीजिए मैं अपने किराएदार से किराया ले रहा था 60,000 रुपए, ठीक है, मतलब वो मुझे किराया दे, वो टीडीएस तो वो काटेगा ना। 60,000 रुपए पर मंथ का किराया हम ये मान लेते हैं। 60,000 रुपए इंटू 12, 7,20,000 रुपए, ये हो गया 7,20,000। लास्ट मंथ मतलब मार्च मान लीजिए, मार्च जो है आपका क्या नाम है, कहाँ गया हमारा कैलकुलेटर, ये रहा, ये आ गया कैलकुलेटर। मार्च हमारा आ गया, मार्च में उसने 60,000 रुपए किराया दिया, बकायदा दिया। हमने बोला जी टीडीएस कटेगा, ठीक है। तो 7,20,000 का जब मैंने 5% निकाला, 36,000 रुपए, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं रेंट पे कर रहा हूँ, फिर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा, ठीक है। मैं उसको सीधी सी बात है रेंट पे कर रहा हूं। अब रेंट पे कर रहा हूं तो सीधी सी बात यहां पे क्या निकल कर आई, मैंने उसको 6,000 रुपए का जो है क्या नाम है 60,000 रुपए के हिसाब से मैं किराया भर रहा था, ओके। लास्ट मंथ आया, लास्ट मंथ में टीडीएस काटना है, 36,000 रुपए का टीडीएस बनता है, कितना? 36,000 का टीडीएस बनता है, ओके। 60,000 रुपए में से 36,000 रुपए का किराया आसानी से एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, हो जाएगा। लेकिन मान लो पैन का PAN पैन कार्ड का सबमिशन नहीं हुआ, पैन का सबमिशन नहीं हुआ, तो टीडीएस का रेट हो गया 20%, है ना। टीडीएस का 20 कितना हो गया? 20%। तो 7,20,000 रुपए का 20% अगर मैं निकालूं, 1,44,000 रुपए, कितना? 1,44,000, 1,44,000, 1,44,000 रुपए। वो आदमी भाग गया, बिना पैन नंबर दिए भाग गया, किराया दे गया 60,000 रुपए। यार अब मैं 1,44,000 रुपए कैसे काटूं? 1,44,000 रुपए कैलकुलेशन कैसे हो? यहाँ पे सीधी सी बात है, अपना जो 60,000 रुपए का ही टोटल अमाउंट है लास्ट मंथ का, बाकी उससे पहले वाला खा पी गए, सारा डकार ले ली। 60,000 रुपए लास्ट मंथ का रेंट है, उसमें टीडीएस का 1,44,000 रुपए की सेटलमेंट कैसे होगी? तो उसमें यही प्रोविजन है कि जो अगर 20% की जिम्मेदारी आती है, 20% की परेशानी आती है, तो जो टीडीएस है वो लास्ट मंथ के रेंट से एक्सीड नहीं होगा। ठीक है भाई, तो 1,44 नहीं काट पा रहा, 60 के हिसाब से काट ले, बात खत्म, दैट्स इट। 60 के हिसाब से काट ले, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये छोटा सा पॉइंट इसमें याद रखना है। मेन इसमें रेट और 50% वाली जो लिमिट है ये है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लास्ट सेक्शन की तरफ आते हैं। बिल्कुल सिंपल, लास्ट खत्म हो गया, 194 सीरीज भी हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। 194 IC, बाकी जो आगे अपना जे सीरीज है, ठीक है, उसको हम शुरू करेंगे। जे सीरीज नहीं है, जे तो सिंगल सेक्शन है, जे के उसके आगे जो आगे स्टार्ट है वो देखेंगे। ये वाला बिल्कुल सिंपल है। इसमें अगर मैं बात करें, मैं पढ़ देता हूँ ऐसी, पेयर पेई रेट इसमें 10% है। ये क्या है? कंसिडरेशन अंडर GDA सेक्शन 45(5)A कैपिटल गेन के अंदर जब हमने अपना प्रोजेक्ट जो है किसी जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में दिया, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर दिया, तो हमें बदले में कुछ पैसा, कुछ फ्लैट वगैरह मिलते थे ना।
तो जो पैसा मिला है, ओनली जो मनी मिला है, उस पर टीडीएस का रेट है 10% रुपए। ये बहुत छोटा सा सेक्शन है, इसमें एज सच और कोई डिफरेंट चीज नहीं है। ओके ओके दोस्तों, ये वाला सेक्शन, ये वाला छोटा सा सेक्शन हमारा यहाँ पे डन होता है। आज की क्लास में हमने लगभग 6 सेक्शन कवर करे, 194 आई वाली पूरी सीरीज कर ली हमने, जी कवर कर लिया, एच कवर कर लिया। प्लीज इसको प्रॉपरली रिवाइज करिएगा। कंटेंट में कोई क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपका रेज होता है तो उसको पूछिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज टेक केयर।